तो अब हम देख लेते हैं, हमने क्या पूरे ग्राफ जो थे उसकी स्टडी की है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि यार फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका एग्जांपल क्या है। तो जो एथीन होती है C2H4, इसका हाइड्रोजनेशन जो होता है तो क्या बनता है, एथेन। ठीक है, ये पीछे रिएक्शन मैंने लिखी है यहाँ पर, एथीन का हाइड्रोजनेशन हुआ और एथेन बना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका रेट लो लिख दिया के C2H4, यानी ओनली C2H4 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, H2 पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इसी में कि जो जनरल फॉर्म होगी nth ऑर्डर के लिए वो क्या होगी। तो एक्चुअली में जनरल फॉर्म जो रिकॉग्नाइज की गई, जो फाइंड की गई, वो क्या है, वो ये है जनरल फॉर्म फॉर nth ऑर्डर kT इज इक्वल्स टू 1/n-1 1/80। 80 क्या है, टाइम t पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसकी पावर n-1, फिर माइनस 1/a0। a0 क्या है, initial concentration of reactant, power n-1, where n is not equal to 1। अब ऐसा क्यों बोला है कि n is not equal to 1? अगर n बेटा n, अगर बच्चों n जो है अगर 1 के इक्वल हो गया तो यहाँ n 1 - 1 0, और 0 से कोई वैल्यू डिवाइड होती है तो क्या होता है, इनफाइनाइट। ये तो इनफाइनाइट चला जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होगा कि n is not equal to 1, और बाकी सब पर ये वर्क करेगा, लेकिन n is equal to 1 पर ये वर्क नहीं करेगा। वैसे ही टी हाफ जो होगा जनरल फॉर्म के लिए, वो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 और इसकी पावर n-1। क्लियर है। अब आप जीरो ऑर्डर के लिए फाइंड करो, तो जीरो के लिए n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 - 1 यानी -1, यानी a0 ऊपर चला जाएगा, यानी टी हाफ डिपेंड करेगी a0 पर। टी हाफ प्रोपोर्शनल होगी किसके, a0 पर। अब t इज इक्वल्स टू 1 तो रखना ही नहीं है, 2 रखेंगे तो 2 - 1 1, यानी टी हाफ 1/a0 हो जाएगा। यानी टी हाफ क्या होगा, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल a0, यानी a0 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो टी हाफ कम होगा, एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम जो पढ़ने वाले बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये देखो आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब पहले मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें होता ये है कि मॉलिक्यूलरिटी कुछ अलग होती है, ऑर्डर कुछ अलग होता है। वो तो होना ही है। वैसे हमें शो होती है ये रिएक्शन की हाँ मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन उसका ऑर्डर हमें लगता है कि हाँ इसका ऑर्डर 2 होगा, लेकिन ऑर्डर इसका 1 होता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हैव ऑर्डर 1 एंड मॉलिक्यूलरिटी 2 या मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 1। क्लियर। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 हो और ऑर्डर 1। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हैविंग ऑर्डर 1 एंड मॉलिक्यूलरिटी 2। मतलब क्या होता है कि जब 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर 1 होता है। ऑर्डर 1 यानी केवल एक जो रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। देखो यहाँ पर इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल वो है एस्टर जो होता है, इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर CH3CO C2H5, इसका हाइड्रोलिसिस। अब देखो एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर CH3CO, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस होता है, और CH3COH एसिटिक एसिड और C2H5 ठीक है एथेनॉल हमें मिलता है। क्लियर। अब देखिए इसके लिए रेट लो लिखिए आप, चलो रेट लो लिखो। तो R इज इक्वल्स टू K, रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड जिस मीडियम में होती है उसका कंसंट्रेशन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बच्चों कि CH3COH, अब यहाँ से आपको रेट लो में 3 चीजें नजर आ रही है। CH3COH एस्टर भी नजर आ रहा है, H2 भी दिख रहा है और H+ भी दिख रहा है, यानी इसका मतलब तीनों पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने क्या कहा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है ये, यानी ऑर्डर 1 होगा, यानी ओनली एस्टर पर डिपेंड करेगा, बाकी अदर से ये इंडिपेंडेंट होगा। ऐसा क्यों है, तो चलो देखते हैं। यहाँ क्या है कि जैसे हमारे पास एस्टर जो है वो बहुत कम क्वांटिटी, 0.01 क्वांटिटी, ठीक है, और हमने ये ले लिया कि जैसे ये 5 लीटर में, ठीक है। अब 5 लीटर कितना सारा होता है, और 0.01 क्वांटिटी कितनी सी होती है। क्लियर है। या आप इसे लीटर ना लेके 10 सॉरी हाँ इसे आप हाँ चलो 5 लीटर ले लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 लीटर कितनी ज्यादा क्वांटिटी है, एक्सेस है, और 0.01 एस्टर की जो क्वांटिटी बहुत छोटी है।
तो जब भी हम कहते हैं कि कब कोई रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो अपनी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ये रिएक्शन थी, तो 0.01 इसका 0.01 कंसंट्रेशन यहां से रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो ये जो एस्टर है कितने वाटर को कंज्यूम करेगा, 0.01 को, 0.01 इसके 0.01 से रिएक्ट करेगा और 0.01 या 0.01 ये बनेगा, यानी वाटर जो है 5 लीटर है, कितना ज्यादा है, एक्सेस है, बहुत ज्यादा है। अब इसमें से ओनली 0.01 कम हो रहा है, तो यार कितना कम हो रहा है, 5 लीटर कितना सारा है, 0.01 मोल पर लीटर कितना छोटा सा क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो 5 लीटर में से इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, एक्सेस क्वांटिटी से अगर कोई छोटी सी वैल्यू कम हो जाए तो उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। एक आपके पास एक टैंक भरा है पानी का, ठीक है, आपने उनमें से एक बोतल पानी निकाल लिया, या आपके पास एक बाल्टी भरी पानी की, उसमें से एक गिलास पानी निकाल लिया, तो क्या उसके उस वाटर की क्वांटिटी पर कुछ इफेक्ट पड़ा? हालांकि एक्चुअली में कम तो हुआ, लेकिन इतना कम हुआ, इतना बहुत रेयर क्वांटिटी में कम हुआ कि उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी आपको इफेक्ट नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये है कि यहाँ इसको जो जितना एस्टर वाटर को कंज्यूम करेगा, रिएक्ट करेगा जितना एस्टर वाटर के साथ, वो बहुत कम क्वांटिटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है इसकी क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी वाटर की जो क्वांटिटी है वो इस रिएक्शन के ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि वाटर कांस्टेंट हो गया। अब H+ क्या है? H+ इज द कैटलिस्ट। H+ जो एसिटिक मीडियम है, ये कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है। यहाँ पर जब कैटलिस्ट का ये वर्क कर रहा है, इसका मतलब कैटलिस्ट क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो एक स्टेप में कैटलिस्ट यूज होता है, कंज्यूम्ड होता है, और दूसरे स्टेप पे क्या होता है, कैटलिस्ट वापस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का वर्क ये होता है कि उस रिएक्शन को करवाना, यानी एक रिएक्शन में कंज्यूम्ड होगा, दूसरे में वापस बाहर निकल जाएगा। तो इसका तो कोई रिएक्शन में, मेन रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं, ये तो बस रिएक्शन को करवाने में, यानी रिएक्शन को प्रोसेस होने में हेल्प कर रहा है, और बाकी कोई इफेक्ट नहीं है इसका। यानी एक जो स्टेप होगा उसमें तो ये कंज्यूम्ड हो गया और दूसरे स्टेप में ये बाहर निकल गया। क्लियर है? तो यही चीज यहां पर होगी कि ये भी कांस्टेंट होगा, इससे कोई मतलब, तो दोनों वैल्यूज कांस्टेंट होगी। अब ये हमारा k कांस्टेंट, ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट, तो k इसको हम इन तीनों को रिप्लेस कर सकते हैं k डैश से, ये हमारी इन तीनों को मिला के एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और CH3 CO C2H5 एस्टर। तो R देखो, अब R किस पर डिपेंड कर रहा है, किसकी कंसंट्रेशन पर R डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एस्टर पर, ठीक है। तो एस्टर पर ये R डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ एक्चुअली में ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ऑर्डर तो 1 है इसका, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है इसकी, लेकिन ऑर्डर क्या है इसका 1 है, ठीक है। तो ये चीज है H2O इन लार्ज क्वांटिटी एंड एस्टर इन वेरी लेस क्वांटिटी कंपेयर्ड टू H2। H2 की कंपेयर में जो एस्टर है बहुत रेयर क्वांटिटी में होता है, तो जितना H2O कंज्यूम होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, वो बहुत कम क्वांटिटी होगी, इसलिए H2 की क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और H2 की क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब बेटा हमने ये देख लिया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है क्या नहीं है। अब हम इसमें अब हम कोलिजन थ्योरी पढ़ने वाले हैं कि किस टाइप से रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, या जब दो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो किस टाइप से उनके बीच कोलिजन होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो वो हम डिस्कस करने वाले। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी। तो मैं आपको समझाने वाला था कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है एक्चुअली। तो क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किस टाइप से होते हैं। देखो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कम क्लोज, यानी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पास आएंगे, और पास आकर क्या करेंगे, उनका रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने से कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग सम बॉन्ड, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, और मेकिंग अनदर, कुछ अदर बॉन्ड बनेंगे। और बॉन्ड, ये जो रीअरेंजमेंट है ये तभी पॉसिबल है जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास मिनिमम एनर्जी किसी एनर्जी के इक्वल, वो मिनिमम एनर्जी जो है वो अवेलेबल, यानी उतनी मिनिमम एनर्जी उनके पास हो, तभी ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, वरना ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और कुछ बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होंगे, और कुछ अनदर बॉन्ड मेक भी, यानी बनेंगे भी नहीं। क्लियर? तो एक्चुअली में कोलिजन थ्योरी ये होती है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कम क्लोज एंड कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, एंड कोलाइड विद ईच अदर, एंड द रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, और रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, उसके बाद क्या होगा कि ब्रेकिंग सम बॉन्ड्स एंड मेकिंग अनदर, और कुछ अदर बॉन्ड बनेंगे। तो कुछ बॉन्ड जब बनने वाले हैं, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ बॉन्ड बनेंगे, तो क्या होगा ये कि फिर प्रोडक्ट बन जाएगा,
लेकिन इस रिक्वायरमेंट के लिए एक मिनिमम एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। अब ये मिनिमम एनर्जी क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एंड एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। यानी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को जितनी एनर्जी चाहिए मिनिमम इतनी एनर्जी उनको जरूरी है। इससे चाहे ज्यादा एनर्जी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम एनर्जी होगी तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो उतनी एनर्जी होना जरूरी है, तब जाकर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्लियर। तो मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। यानी यहाँ देखिए आप, ये रिएक्टेंट है हमारा और ये प्रोडक्ट। अब ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ तक पहुंचने में, तो इतनी एनर्जी इसके पास होनी चाहिए तब तक या ये मॉलिक्यूल यहाँ तक पहुंचेगी। इतनी एनर्जी तक ये पहुंचना जरूरी है। अगर इतनी एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा? ये रिएक्शन अकर नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी नहीं। क्लियर? अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? ये देखो, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने शो की हुई। एक्चुअली में थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो पूरी जो रिएक्शन है, पूरी जो केमिकल रिएक्शन है, पूरी केमिकल रिएक्शन को अकर होने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को, वो सारी एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, द मिनिमम एनर्जी required by reacting molecule to occur a chemical reaction। ठीक है, यानी पूरी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है? ये पूरी एनर्जी जो जितनी एनर्जी जीरो से लेकर इतनी एनर्जी, वो सारी एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है? अब हम जो है बेटा दो चीजों पर डिस्कस कर रहे हैं। दो चीजें क्या है? एक तो है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्चुअली में बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक नाम याद आया? कुछ समझ आया? एंडोथर्मिक जिसको हम हीट देते हैं। ठीक है, जब हीट उसमें एब्जॉर्ब हो रही हो, यानी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही हो या रिएक्शन को हमें हीट देनी पड़ रही है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन अकर होके, यानी रिएक्शन होकर वहां से हीट एक्सर्ट हो रही है, हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, हीट डोनेट कर रहा है, हीट एक्सर्ट कर रहा है वो, तो वो रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक। तो हम पहले डिस्कशन करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्चुअली में क्या होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में R जो है उसको हीट देनी पड़ेगी तब जाकर प्रोडक्ट P बना। अब R जो है उसको हीट देनी पड़ रही है तब जाकर प्रोडक्ट P बन रहा है। यानी R क्या है? स्टेबल है पहले से। अगर स्टेबल नहीं होता तो अपने आप ब्रेक हो जाता, हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हीट देनी पड़ रही है तो क्या होगा? एक्चुअली में क्या हुआ? हीट देनी पड़ रही है तो R क्या है? स्टेबल है। स्टेबल है इसका मतलब जिनकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होते हैं, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट क्या है? हीट देने पर प्रोडक्ट बना, यानी अनस्टेबल। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज्यादा है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। ER ग्राफ, ये जो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं। ये ग्राफ जो है कि एनर्जी E और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच ग्राफ, यानी इधर रिएक्शन इन प्रोग्रेस है, यानी रिएक्शन चल रही है। ठीक है, रिएक्शन प्रोग्रेस में है इधर, और ये मतलब जब रिएक्शन प्रोग्रेस में होती है तो उसकी एनर्जी में क्या चेंजेस होते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसकी एनर्जी, तो ये रिएक्टिंग जो ये रिएक्टेंट का क्या है? एनर्जी है। रिएक्टेंट क्या है? स्टेबल है, एनर्जी कम होगी। प्रोडक्ट की एनर्जी है, प्रोडक्ट क्या है? अनस्टेबल है, एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्टेंट से। ठीक है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से। अब देखो क्या होगा कि इतनी एनर्जी से चाहिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ये एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहां तक पहुंचना उसको जरूरी है, फिर यहां से वो आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन यहां तक पहुंचना सबसे बड़ी चीज है। अगर यहां तक उसकी एनर्जी नहीं होगी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की, अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी उनको, तो फिर रिएक्शन अकर नहीं। क्लियर है? तो यहां देखिए आप, ये जो है यहां से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ने इतनी एनर्जी गेन की और ये जाकर रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब दोनों एनर्जी के बीच जो डिफरेंस होता है, यानी जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है वो क्या होता है? डेल्टा H। ठीक है, जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो डेल्टा H R को हीट दी, प्रोडक्ट भी बना। तो ये जो दोनों की एनर्जी, यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? डेल्टा H। ठीक है, ये जो है बेटा बच्चों ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड होने के लिए, यानी जब R को हीट देंगे प्रोडक्ट P बनेगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड होगी उस कंडीशन में। जब रिएक्शन को बैकवर्ड करेंगे, यानी P ब्रेक होगा, अनस्टेबल है, और R बनाएगा और हीट देगा, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। और उस कंडीशन में जो बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड होगी वो ये होगी। उस कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड जो होगी वो क्या होगी? ये याद रखो। यहाँ देखिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ज्यादा है और बैकवर्ड कम। क्लियर? यहाँ से आपको क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट।
अब यहां से क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल पूरी रिएक्शन को अकर होने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो कौन सी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी पूरी टोटल एनर्जी। तो आपको क्लियर है यहां से। अब आप यहां से क्या कर सकते हो बच्चों, EAF आराम से फाइंड कर लोगे ना, EAF आपको क्या करोगे, E एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड माइनस करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा H। आप थ्रेशोल्ड एनर्जी फाइंड करोगे तो क्या करोगे, आप एक्टिवेशन एनर्जी ER प्लस ये कर दोगे, ठीक है, ER प्लस EP करोगे और प्लस EA भी कर दोगे। तो बहुत सारे यहां से हम रूल निकाल सकते हैं, बहुत सारी एनर्जीज का क्वांटिटीज सम निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या था, आपको समझ आ गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब पढ़ेंगे हम एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जहां हीट रिलीज होती है, ठीक है, हीट को एक्सर्ट कर देता है। आर था, प्रोडक्ट भी बनाया, हीट एक्सर्ट हुआ, यानी आर अनस्टेबल था तभी तो ब्रेक हुआ यार। अरे आर ब्रेक क्यों हुआ, आर अनस्टेबल था तो पी बनाया और हीट देती, यानी अनस्टेबल था, अनस्टेबल था तो एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है, इस जगह है, प्रोडक्ट की एनर्जी इस जगह, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। क्लियर है। तो यहाँ देखिए आप, वही डायग्राम है एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच, वही रिएक्शन इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ देखिए अब रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए, यहाँ तक एनर्जी उसके पास, इतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए तब जाकर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो इतनी एनर्जी ये जब गेन करेगा तो ये क्या है, ये कौन सी एनर्जी होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। फिर यहां से ये नीचे जाएगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, जब रिएक्शन बैकवर्ड में होगी तब ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड होगी। क्लियर है। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, और दोनों की एनर्जी के बीच जो डिफरेंस है, यानी जितनी एनर्जी एक्सर्ट होगी इस फॉरवर्ड रिएक्शन में वो डेल्टा एच नेगेटिव होती है, आप जानते ही हैं। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, EAB माइनस EF कर सकते हो डेल्टा एच फाइंड करने के लिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि टोटल ये जो एनर्जी है EP प्लस आप ये भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे सम यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो मुझे लगता है आपको ये एक्सोथर्मिक वाला पूरा कंडीशंस आपको क्लियर है और समझ आ गया अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड है, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ओके, कर लिया नोट डाउन। अब मैं इसके बाद जो है एक छोटा सा टॉपिक बचा है कैटलिस्ट का, वो कर लेते हैं। चलो आओ, थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा कैटलिस्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिएक्शन। रिएक्शन जो होती है उस पर कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है। देखो बेटा, ये ग्राफ है, सॉरी ये ग्राफ जो है ये किसके बीच है, थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ग्राफ जो है ये किसके बीच है, ये ग्राफ जो है हमारा ये एक्टिवेशन एनर्जी की और रिएक्शन इन प्रोग्रेस के बीच हमारा ग्राफ। इधर क्या है, रिएक्शन इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस में इधर, और ये क्या है, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो आप, नॉर्मली रिएक्शन क्या होती है, इस टाइप की नॉर्मल रिएक्शन हमारी होती है, ये नॉर्मल रिएक्शन होती है, ये हमारी नॉर्मली रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हमारी नॉर्मली क्या है, रिएक्शन। क्लियर, यानी जितनी एक्टिवेशन एनर्जी उसे चाहिए इतनी एनर्जी। ठीक है, यहां तक उसे इतनी एनर्जी उसे चाहिए ताकि वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, इतनी एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को चाहिए, नीड है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब कैटलिस्ट टू टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो तो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, और इससे क्या होता है, और पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। तो हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जैसे हम यूज लेंगे तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इस टाइप से ये यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई और ये ठीक है, तो यहां इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इतनी डाउन होगी, इतनी कम होगी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतनी थी यहां से यहां तक, अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो यहां से यहां तक यानी कम हो गई। अब हम क्या कहते हैं कि जब कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। जब उतनी मिनिमम एनर्जी जिसकी क्वांटिटी कम हो जाए तो अब क्या करेंगे, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जल्दी से वो एनर्जी गेट कर लेंगे।
ठीक है, जल्दी से वो एनर्जी गेट कर लेंगे और जब वो एनर्जी उन्हें मिल जाएगी तो प्रोडक्ट बना लेंगे, यानी फास्ट रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। क्या इफेक्ट पड़ा? याद रखना कि कैटलिस्ट जो है उसका इफेक्ट ये होता है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, यानी अचीवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट अचीव करने की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। यानी जैसे रिएक्शन पहले 5 मिनट में होती अब 3 मिनट में रिएक्शन हो जाएगी। मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी कम टाइम में, यानी टाइम जो अप्रोच है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट तक वो बढ़ जाएगी। ठीक है, टाइम कम हो जाएगा। क्लियर है? ये हुआ क्यों हुआ ये? ऐसा क्यों हुआ? जब कैटलिस्ट की यूज से रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई। ठीक है। अब क्या होता है कि क्या इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इफेक्ट पड़ता है? क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका जो है वो भी चेंज हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वही मिलेगा, लेकिन बस इफेक्ट क्या पड़ा? इफेक्ट ये पड़ा कि ओनली इसका जो रिएक्शन स्पीड है वो बढ़ गया, यानी कम टाइम में पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, लेस टाइम में रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट को अचीव कर लिया। क्लियर है ये चीज आपको? अब बात करते हैं हम नेगेटिव कैटलिस्ट की, जिसे आप क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। ठीक है, तो जैसे आप नेगेटिव, ये तो याद रखें यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, याद रखना जब आप नेगेटिव कैटलिस्ट यूज लेते हो यानी इनहिबिटर यूज लेते हो तो क्या होता है? देखो ये यहां से इस टाइप से ये रिएक्शन होगी और ये इस टाइप से। ठीक है, अब यहां देखिए ये इतनी एनर्जी बढ़ चुकी है। ठीक है, यहां से ये देखिए इतनी एनर्जी। अब पहले क्या है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट, यहां लिख लेते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ओके, ये नेगेटिव कैटलिस्ट जिसे आप बोलते हैं इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर। तो क्या होता है कि जब नेगेटिव कैटलिस्ट आप यूज लेते हैं तो क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। अब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज्यादा है, तो अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को उतनी एनर्जी तक जाना पड़ेगा, तब जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेगा। तो इसलिए क्या होता है कि अब वो उतनी एनर्जी ज्यादा हो गई तो वो अचीव करने में उसे ज्यादा टाइम लगेगा और रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अब ज्यादा टाइम में बनेगा। ठीक है, कन्वर्ट होगा। मतलब जैसे पहले 5 मिनट में हो रहा था, अब 7 मिनट में जाएगी, तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपको क्लियर है कि कैटलिस्ट जो होता है वो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ रिएक्शन को, कि रिएक्टेंट की प्रोडक्ट को अचीव करने की जो रेट हो जाती है वो बढ़ जाती है, रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं करता। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन स्पीड को कम कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और नेगेटिव कैटलिस्ट इनहिबिटर क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज जब हो जाएगा तो अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो कैटलिस्ट का यूज आपने देखा है, किस टाइप से कैटलिस्ट यूज होता है और क्या इफेक्ट उसका पड़ता है। तो याद रखना कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कौन अफेक्ट करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को ओनली एक ही चीज अफेक्ट करती है, वो क्या है? वो ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट अफेक्ट करता है। अगर कैटलिस्ट आपने यूज लिया तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज और इंक्रीज पॉजिटिव नेगेटिव की एडिशन में हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर जो है, ये जो पूरा जो वीडियो है, इस लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर, उसके ग्राफ, सेकंड ऑर्डर, बाकी सारी चीजों पर, तो क्लियर होगा आपको। और बाकी हमने सबसे शानदार जो डिस्कशन किया वो एंडोथर्मिक में किया, क्योंकि इसमें काफी सारे डिस्कशंस प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, तो ये प्रॉब्लम हमने क्लियर किए। और आप देखिए यहाँ पर एंडोथर्मिक है, उसमें भी काफी सारे डिस्कशन थे, सेम एज इट इज है, हालांकि बस आपको ये देखना है कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है। क्लियर? ये एनर्जी थी। और फिर हमने यूज ऑफ कैटलिस्ट पढ़ा कि कैटलिस्ट का इफेक्ट एक्चुअली में किस पर पड़ता है। तो आपको याद समझ आ गया होगा ना, आप पढ़ते हो कैटलिस्ट से होता क्या है, तो आपको क्लियर है कैटलिस्ट से होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो कोई भी पूछे कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, तो इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, और कैटलिस्ट इफेक्ट करता है ओनली रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द टॉपिक। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आने वाला है, ये बहुत ज्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल है। इससे क्या है कि बहुत ज्यादा भूल जाते हैं और काफी सारी चीजें होती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड वाचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही आप क्लियर देखते हैं और आपको ये आपके जो केमिस्ट्री के जो क्रिस्टल क्लियर कर दे रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।